हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनकी एक क्लास हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये हमारी क्या है, सेकंड क्लास है। और हमने अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 40 तक क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया है। इससे आगे हम क्या देखेंगे, अनुच्छेद 41 से आगे हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 जो है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मैं पहले ही आपको बता ही चुका हूँ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि इनको मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है, यानी कि इनको मनवाने के लिए क्या है, बाध्य नहीं। जिस प्रकार से हमारे क्या है, मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकारों को हम मनाने के लिए कहाँ पर जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत हम कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में यानी उनको मानने के लिए क्या है, बाध्य है। लेकिन ये अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि ये मानने के लिए बाध्य नहीं है, राज्यों के लिए दिए हैं। राज्यों के क्या है, ये दायित्व है, यानी कि राज्य इनको लागू करे। और किस लिए, कि राज्य को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि क्या क्या काम, शिक्षा, लोक सहायता क्या करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य। राज्य क्या करेगा, यानी कि नागरिकों के लिए काम, शिक्षा और लोक सहायता। लोक सहायता का मतलब क्या है, और जो लोक सहायता है ये किन के लिए उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना, क्या करवाएगा, उपलब्ध कराएगा। ये दायित्व किसका है, ये राज्य का है। यानी कि राज्य, प्रत्येक राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा अपने राज्य में, यानी कि वो क्या कर सके, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए काम उपलब्ध करवाए, शिक्षा उपलब्ध करवाए, लोक सहायता। अब देखिए लोक सहायता किन के लिए, जो लोक सहायता का प्रावधान दिया गया है वो किन के लिए है, दिव्यांगों के लिए। इनके लिए जो दिव्यांग है, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है, विकलांग कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा है बुजुर्ग लोग हो गए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के लिए क्या, बुजुर्गों के लिए ये लोग सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो देखिए दिव्यांगों को नरेंद्र मोदी जी ने एक काम अच्छा किया, आने वाली जो हमारी प्रेजेंट सरकार है इसने, कि दिव्यांगों को एक विशेष नाम दे दिया, यानी कि जो विकलांग हुआ करते थे, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं क्या, विकलांग जो थे, देखिए एक तो वो विकलांग है, ठीक है ना। दूसरा, अगर वो कहीं पर भी लोग सहायता कुछ भी लेने जाएं तो परसेंटेज उनका कितना है, बहुत ही कम परसेंटेज है ना, तो इस वजह से उनको वो सहायताएं नहीं मिल पाती थी। तो अब दिव्यांगों के लिए क्या है, लोक सहायता। फिर दूसरा है बुजुर्ग, यानी कि अब बुजुर्ग कोई व्यक्ति है, अगर वो कहीं पे भी जाता है तो उसको लोक सहायताएं ठीक से नहीं मिल पाती, तो इनके लिए राज्य कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान करेगा। क्या करेगा, कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान करेगा, जिससे क्या है, इनको लोक सहायताएं क्या है, उपलब्ध कराई जा सके। अनुच्छेद 42 भी इसी प्रकार से है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि यानी कि जिन नागरिकों की मानवोचित दशा, क्या है, मानवोचित दशा ठीक नहीं है, या फिर जो महिलाएं, यानी कि कौन है, प्रसूति, यानी कि जो गर्भवती हैं, यानी क्या कह रहा है वो, मानवोचित दशा। और दूसरा है प्रसूति सहायता। मानवोचित दशा से क्या मतलब है, यानी देखिए कोई भी नागरिक है और वो किसी भी सेवा में है। अब मान लीजिए वो कुछ समय से मानसिक तौर से ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। अगर कोई नागरिक उसके पास जाता है सहायता के लिए, तो अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब वो किस प्रकार से सेवा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या किया गया है, यानी कि उनकी मानवोचित दशा तब तक ठीक नहीं हो जाती है, तब तक के लिए उनके क्या है, विशेष प्रावधान किए जाएं, यानी कि उनको इस प्रकार के काम दिए जाएं कि जहां पर उनको ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े। इसी प्रकार से प्रसूति सहायता से क्या है, यानी देखिए प्रसूति सहायता से है कि
महिलाएं हैं जब गर्भ धारण कर लेती हैं, ठीक है ना, तो जब उनका डिलीवरी पीरियड टाइम होता है तो उसके 3 महीने पहले, 3 माह और 3 माह बाद में, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो 3 माह बाद के और 3 माह पहले, ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, यानी कि उनको क्या देना चाहिए, जॉब से रिलीफ देना चाहिए। यानी कि जब कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में अगर वो काम कर रही है और वो गर्भवती है, महिला क्या है, गर्भवती है, तो उसको 3 महीने की छुट्टी देनी चाहिए। ये कैसे, उसको उसका विदाउट पेमेंट रोके, यानी कि वो कहीं पे भी कार्यरत है और उसके क्या पैसे ना रोके जाएं और उसको क्या है, वो सैलरी डायरेक्ट उसको दी जाए और उसको 3 माह डिलीवरी टाइम पर और 3 माह उसको जब बच्चा हो जाता है तो उसके पालन पोषण के लिए वो 3 माह उनको बाद में देने चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य अपने राज्य में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेगा, यानी कि उनको 3 माह पहले और 3 माह बाद में क्या है, रिलीफ दिए जाने चाहिए। अनुच्छेद 43 भी इसी प्रकार का है। ये तीनों अनुच्छेद एक साथ पढ़ने होते हैं क्योंकि इन तीनों में क्या है, सहायताएं दी गई हैं, यानी कि राज्य के कुछ विशेष प्रावधान हैं कि वो क्या क्या करेगा। तो अगला जो कहा गया है वो क्या कहा गया है कि जीवन निर्वाह योग्य क्या है, वेतन देना होगा। अनुच्छेद 43 में क्या कह रहा है, वो जीवन निर्वाह योग्य वेतन। यानी देखो, राज्य इस प्रकार के व्यवस्थाएं करेगा कि लोगों का जीवन निर्वाह किया जा सके, यानी कि उनको कम से कम इतना वेतन तो देगा। यानी कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर उसने पहले कहा है काम, ठीक है ना, फिर शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, फिर चलो उसने काम दे दिया, अब काम दे दिया, शिक्षा भी उसने दे दी, लोक सहायता भी उपलब्ध करवा रहा है, फिर उसने अगला प्रावधान क्या कहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानवोचित दशा उसकी ठीक नहीं है, या फिर कोई महिला है और वो उस समय पर गर्भवती है अपने काम के दौरान, तो इन दोनों को क्या है, कुछ ना कुछ रिलीफ देना होगा। यानी कि इसको काम के दौरान कुछ ऐसे भारी काम ना दिए जाएंगे जिससे इसकी क्या है और हालत खराब हो जाए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो प्रसूति, अगर कोई प्रसूति महिला है उसको प्रसूति सहायता देनी है, यानी कि अगर कोई महिला है तो उसको क्या है, रिलीफ देना होगा। तो अब उसने क्या कहा, जब उसने काम दे दिया और ये स्थितियां उसकी ठीक हो गई, ठीक है ना, इनमें भी उसने रिलीफ दे दिया, तो फिर यहाँ पर उसको कम से कम इतना वेतन देना होगा कि जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। कितना वेतन देना होगा, उसको इतना वेतन देना होगा कि वह नागरिक, यानी कि वह व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। ये राज्य डिसाइड करेगा कि उसके जीवन निर्वाह के लिए कितना वेतन देना होगा। ठीक है, ये तीनों अनुच्छेद एक साथ पढ़ने होते हैं, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएंगे कि पहले वो काम मांगा, शिक्षा मांगी, फिर सहायता मांगी, ये अनुच्छेद 41 है। उसके बाद फिर मानवोचित दशा और प्रसूति सहायता है। फिर उसके बाद तीसरे में है जीवन निर्वाह योग्य क्या है, वेतन उसको उपलब्ध करवाएगा स्टेट, ठीक है ना, यानी कि उसको इतना वेतन देना होगा कि जिससे वो अपना जीवन, यानी कि अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। अगला है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, सिविल नागरिक संहिता। सिविल नागरिक संहिता क्या है भाई, ये समझना जरूरी है। सिविल नागरिक संहिता, देखो सिविल नागरिक संहिता केवल 3 शब्द हैं और ये है क्या, पहले का उसमें सिविल नागरिक संहिता, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, उम्मीद की जा रही थी कि 2014 में जब सरकार आई तो लोगों को लगा कि यूसीसी लेकर के आएगी, फिर 2019 में भी ऐसा ही लगा कि कुछ बड़े बड़े मुद्दे आ रहे थे, तो फिर लगा था कि यूसीसी पर चर्चा की जाएगी। और हाल फिलहाल में तो कई बार आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में और उनमें कि यूसीसी को लेकर के सरकार के ऊपर बातें भी की जा रही थी कि प्रेजेंट सरकार जो है कि वो सिविल नागरिक संहिता पर काम करेगी, सिविल नागरिक संहिता लेके। ये है क्या और ये इतना बड़ा मुद्दा है क्यों हमारे देश के अंदर, देखो संहिताएं 2 प्रकार की, एक क्रिमिनल होती है, एक सिविल होती है। अब क्रिमिनल जो है वो सबके लिए समान है, इक्वल है, ठीक है ना, यानी कि वो किसी भी धर्म से है, वो चाहे इस्लाम का हो, चाहे वो सिख से हो, चाहे वो ईसाई हो, ठीक है ना, चाहे वो
हिंदू हो, यानी कि अगर वो क्रिमिनल है, अगर उस पर क्रिमिनल लॉ लगे हुए हैं तो सब पर इक्वल है। लेकिन वहीं पर सिविल में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो मैं इसको एक बार एरेंज करता हूँ, सिविल नागरिक संहिता पर थोड़ी देर बात करता हूँ। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इस पर किसी दिन बात करेंगे। सिविल नागरिक संहिता है क्या, इस पर मैं छोटा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि सिविल नागरिक संहिता है क्या। ठीक है, अनुच्छेद 44 सिविल नागरिक संहिता। और आज से आपको ये लग भी जाएगा कि क्या इसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपके अपनी मनोदशा है कि वो आप क्या समझते हैं और क्या नहीं। तो देखो हमें ये भी नहीं हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राज्यों में, कई राज्यों में, जैसे गोवा जैसे राज्यों में, गोवा ने काफी पहले ही इसको लागू कर दिया, तो वहां पर सिविल नागरिक संहिता लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि ज्यादातर हिस्सों में सिविल कोड लागू नहीं है, ज्यादातर स्टेटों में। ठीक है ना। तो देखो ये है क्या, सिविल नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि यानी कि जितने भी सिविल कानून हैं, क्या है, सिविल कानून है। अब वो सिविल क्या क्या है, विवाह हो गया, तलाक हो गया, ठीक है ना, पारिवारिक विवाद हो गए, या फिर किसी को गोद लेना है। ठीक है भाई, ये हो गया, गोद लेना है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इसमें। अब मान लीजिए कि आप किसी भी धर्म से हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक धर्म में शादी करने का तरीका अलग अलग है, मैरिज रजिस्टर कराने का तरीका अलग अलग है। वहीं पर आपने देखा होगा कि तलाक का सिस्टम सब में अलग अलग है, तलाक कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, हर धर्म ने अपना एक तरीका बनाया हुआ है। दूसरा है गोद लेना, हर धर्म में ये चीजें अलग अलग करी गई हैं कि किस प्रकार से आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। तो ये क्या है, सिविल नागरिक संहिता। जब ये लागू हो जाएगा, क्या है ये, जब ये लागू हो जाएगा और जब इस प्रकार का कोई भी मुद्दा होगा, इस प्रकार का कोई भी मुद्दा होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का नागरिक क्यों ना हो, उसके लिए वो सारी चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी कि मान लीजिए जैसे तलाक को ही ले लेते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि इस्लाम में तलाक के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, और हमारे में तलाक का तरीका अलग है, हिंदुओं में तलाक का तरीका अलग है। यदि अगर अगर सिविल नागरिक संहिता लागू हो जाती है, ठीक है, अगर सिविल नागरिक संहिता अगर लागू हो जाती है तो तलाक का तरीका सब में क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि फिर वो इस तरह से नहीं कह सकता है कि मैं इस्लाम मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हिंदुओं की तरह तलाक नहीं दूंगा। यानी कि अब वो हिंदू और इस्लाम का मुद्दा नहीं रहा, अब वो कहाँ किसका मामला हो गया, सिविल नागरिक संहिता, यानी सबके लिए कानून क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये किस में आता है, सिविल नागरिक संहिता में आता है। और ये कहाँ पर बात की गई है, अनुच्छेद 44 में। देखो जब संविधान को बनाया जा रहा था तो कुछ मुद्दे ऐसे थे कि उनको कहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, उनको कहाँ पर रखा जाए। जैसे अनुच्छेद 40 की जब बात आ रही थी, अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है, पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायतों का, ठीक है ना। तो देखिए गांधी जी सपोर्ट में थे कि ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाए, अंबेडकर जी नहीं थे ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाए। गांधी जी चाहते थे, देखो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पूर्ण हो, कुछ कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि अगर हमें देश को समृद्ध करना है, देश को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें जीरो लेवल पर काम करना होगा, गांव स्तर, ग्रामीण ग्रामीण स्तर पर हमें क्या है, काम करना होगा। अम्बेडकर जी चाहते थे कि नहीं, इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया, उन्होंने कहा ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पर रख देते हैं, और ये दायित्व किसको दे देते हैं, राज्य को सौंप देते हैं कि राज्य अगर चाहेगा, यानी पूरे देश में नहीं, अगर कोई भी राज्य अगर चाहता है तो क्या है, वो ग्राम पंचायतों को लागू कर सकता है। तो ये काम सबसे पहले किसने किया था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान ने किया था, ग्राम पंचायत लागू करवाने का काम 1964 में, ठीक है ना। तो राजस्थान ने सबसे पहले, अब फिर धीरे धीरे पता चला और स्टेटों ने लागू किया, फिर पता चला कि
भाई ग्राम पंचायतों से विकास हो रहा है, क्योंकि अब जो सरकार से सीधी जो लिंक हो रही है, सरकार से सीधा जो व्यक्ति जुड़ रहा है वो कौन, ग्रामीण स्तर का व्यक्ति जुड़ रहा है। अब वो गांव की समस्याओं कहाँ पहुंचा रहा है, सीधे सरकार तक पहुंचा रहा है। तो इसीलिए क्या किया गया, 73वां और 74वें दो संविधान संशोधन होते हैं 1993 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है और 243 कै से लेकर के 9 तक, 243 के अनुच्छेद 243 के कै से लेकर के 9 तक क्या जोड़ा गया, ग्राम पंचायत और नगर परिषद और नगर पालिका और नगर निगम को जोड़ा गया, ठीक है ना, इनको बनाया गया। अब ऐसे ही मुद्दा यहाँ पर था सिविल नागरिक संहिता पर, अंबेडकर चाहते थे कि इनको लाया जाए, नेहरू और ये नहीं चाहते थे कि इनको लाया जाए, क्योंकि नेहरू जी को लग गया था, देखो नेहरू जी समाजवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, ठीक है। अंबेडकर जी चाहते थे कि सब में इक्वल हो, कानून क्या सबके लिए बराबर हो, धार्मिक स्तर पर अलग अलग नहीं होना चाहिए, सबके लिए क्या है इक्वल होना चाहिए। लेकिन वही नेहरू जी कह रहे थे कि नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये लागू हुआ तो देखिए देश अभी आजाद हुआ है और हम पहले ही धार्मिक आधार पर देश के दो टुकड़े कर चुके हैं। अगर इसको लागू किया तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, उनकी धार्मिक आस्था को क्या है ठेस पहुंचा रहे हैं। देखिए उस समय जब हमारा संविधान बना, जब पहली बार इलेक्शन हुए, लोगों को पहली बार आजादी मिली, आजादी का अनुभव हुआ, तो उस समय का समाज कैसा था, इलिटरेट समाज था, ज्यादातर कैसा था, अनपढ़ लोग थे देश के अंदर। अब देखिए अनपढ़ लोगों को अगर आप लोग समझाने जाओगे कि ये कानून है, ये संविधान है, तो वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। वो क्या मानेंगे, वो अपने धर्म को सर्वोपरि मानेंगे, उनके लिए धर्म सर्वोपरि है। आज भी देखिए ना, आज भी समाज इतना पढ़ा लिखा हो गया है, आज कितने लोग समझते हैं इन चीजों को, आज भी नहीं समझ रहे हैं ना। तो आप आज की तुलना उस समय से करके देखिए, जब आज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इतने एजुकेटेड होने के बाद भी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी समाज आज का बहुत डेवलप हो गया है। तो उस समय के समाज से कैसे, और उस समय पर जब ये चीजें लाई जा रही थी तो देश को एक बार और टूटने का डर सबको लग गया था। तो फिर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, इसको हम कहाँ रख देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रख देते हैं। अगर किसी राज्य को लगेगा कि सिविल नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए तो राज्य लागू करेगा, और जिस राज्य को नहीं लग रहा है तो वो अपने में लागू नहीं करेगा। तो ये किसको सौंप देते हैं, राज्यों को सौंप देते हैं। तो इसलिए हमने इसको कहां पर रख दिया, अनुच्छेद 44 में इसको रख दिया सिविल नागरिक संहिता। तो वहां पर इनका पूरा प्रावधान किया गया है कि जो भी राज्य चाहे वो इसको लागू कर सकता है। तो गोवा ने लागू कर दिया, गोवा में क्या है, सिविल नागरिक संहिता है, वहां पर सबके लिए इक्वल कानून है। अनुच्छेद अगला है 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, ये 44 हो गया, अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 कहता है यानी कि सभी बालकों को, शब्दों पर ध्यान देना है, सभी बालकों को 14 वर्ष तक आयु पूरी करने तक क्या है, अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का क्या है, प्रावधान है। अब तो हमारे मूल अधिकारों में इसको ऐड कर दिया गया, सभी बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। तो ये पहले हमारे कहां पर रखी हुई थी, अनुच्छेद 45 में। और अनुच्छेद 45 किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि शिक्षा को भी हमने कहां रख दिया है, नीति निर्देशक तत्वों में। यानी कि अगर राज्य चाहे, बाध्य नहीं है, यह बात हमेशा आपको याद रखनी है कि नीति निर्देशक तत्व हम जितने भी पढ़ेंगे वो राज्य के ऊपर है। अगर राज्य चाहे तो हम कह नहीं सकते हैं कि आप इनको लागू करो, वो बाध्य नहीं है। तो राज्य चाहे तो वो क्या कर सकता है, सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया इसमें प्रावधान। यानी कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो बच्चे 14 वर्ष तक की आयु के बीच के हैं, सभी बच्चे, उनको राज्य क्या करेगा, शिक्षा। इसलिए आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, ठीक है ना, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। तो यानी कि यहाँ तक, और आप देखो जो बच्चा 14 वर्ष तक की आयु पूरी नहीं करेगा उसको क्या है, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पर एक शब्द छूट गया, निःशुल्क शिक्षा।
यानी कि उसका किसी भी प्रकार से उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा, उसको क्या दी जाएगी, उसको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ये क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 45 कहता है। अब देखो ये बात कहाँ रखी हुई थी, नीति निर्देशक तत्वों में थी, तो इसको बाध्य तो नहीं कर सकते थे। अब 86 देखो इसको भी समझने के लिए कुछ चीजें हैं जिनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, हम उनके लिए कभी लड़ाई लड़ नहीं पाए, है ना। जो चीजें हमें पहले से लागू कर देनी चाहिए थी उनमें भी हमने इतना टाइम लगा दिया, इतना लंबे समय ले लिया, वो बहुत बड़ी चीजें हो गई। अनुच्छेद 86 सॉरी अनुच्छेद 86वां संशोधन हुआ और ये 86वां संशोधन कब किया गया, 2002 में। आप सोचिए हमारा संविधान कब से लागू है, सरकारें कब से बन रही हैं और हम कब जीते हैं, 2002 में। और इसको फिर कहां पर रखा गया, मूल अधिकारों में। कहां पर रखा गया है, मूल अधिकारों में। इसमें संशोधन करके हमने फिर इसको कहां रखा है, मूल अधिकारों में। अनुच्छेद 47 क्या कहता है भाई, यही व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की। हमारे देश में नए नए नेता खड़े हो जाते हैं और सबका नारा एक ही होता है, सबका नारा एक ही है, क्या है, सबके दुख दूर करेंगे। लेकिन आज तक मुझे लगा नहीं कि सबके दुख दूर हुए हों। सबके तो छोड़ो, लगभग 5-10% लोगों के भी दुख दूर हुए हों। जब कोई व्यक्ति नया नया उभर के आता है तो वो यही कहता है कि हम आपके लिए हैं, आप हमसे जुड़िए, आप हमारी पार्टी से जुड़िए। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं किसी पार्टी का नाम लूंगा, क्योंकि ना तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूं, ना ही मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं। ठीक है, तो सब आते हैं कि सबके दुख दूर होंगे। क्या वाकई में आपको लगा कि सबके दुख दूर हुए? सत्ता में आते ही कोई भी हो, सत्ता में आते ही वही हाल है। अब तक इतनी सरकारें आई हैं, इतनी सरकारें गई हैं। राजीव गांधी के टाइम पर तो राजीव गांधी ने जब पूछा था कि मैं 1 रुपया जो नीचे से पहुंचाता हूँ, ऊपर से जो लागू होता है वो नीचे तक पहुंचते पहुंचते उसका कुछ ही हिस्सा वहां तक पहुंच पाता है, लगभग 10 पैसा ही वहां तक पहुंच पाता है। 90 पैसा, यानी कि 1 रुपया और 10 पैसे के बीच का जो 90 पैसा है वो वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है। तो आप देख लीजिए हमारे देश का हाल क्या है। ठीक है ना, तो हम तो पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आए हैं। IAS वाईएएस बनिए, यूपीएससी निकालिए, फिर देखिए कुछ ना कुछ कीजिए लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। क्योंकि आप जब एक पद पर बैठे हो तो जब कहीं से कोई नहीं सुन पाता है तो फिर लोग कहाँ भगते हैं, कलेक्टर के पास ही भगते हैं कि कलेक्टर हमारी सुनेगा। आप लोगों की क्या हो, एक उम्मीद हो, तो आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरिए। नेता लोग तो आते रहते हैं, सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन जब आप एक उस कुर्सी पर बैठे हो तो आप 5 साल के लिए नहीं आए हो, आप अगले आने वाले 60 साल पूरी करने तक के लिए आए हो, कि आपकी जब तक उम्र 60 नहीं हो जाती है तब तक आप उस पद पर बने हो। और अगर आप काम करने में डेडिकेटेड हो, अपने काम के लिए समर्पित हो पूर्ण रूप से, तो आप पॉलिसियां बनाने तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है, यानी कि इसमें राज्य के कर्तव्य हैं, और राज्य के कर्तव्य क्या है, उसका प्राथमिक कर्तव्य है, क्या है प्राथमिक कर्तव्य। और ये एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य क्या हैं। ठीक है भाई, तो राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य हैं वो क्या है, उसके वो 3 हैं। वो क्या है, नागरिकों के जीवन स्तर में क्या करेगा, वो सुधार। ठीक है, क्या करेगा वो, जीवन स्तर में सुधार। फिर दूसरा है पोषाहार, ये बात याद रखना है भाई, पोषाहार स्तर में सुधार। और तीसरा है स्वास्थ्य में सुधार। ये उसके 3 प्राथमिक कार्य हैं। स्वास्थ्य में सुधार, उसको जीवन बेहतर बनाना है, ये उसका फर्स्ट प्राइमरी। ठीक है ना, समझ लेना आप, यानी कि राज्य के कर्तव्य बता दें, प्राथमिक कर्तव्य क्या है आपका, प्राइमरी। ठीक है ना,
फिर अगला है इसमें देखो नशीले मादक और द्रव्य पदार्थ, यानी कि किसी भी तरह का नशीली दवा अगर कोई है, अगर कोई मादक द्रव्य है, ठीक है ना, यानी कि नशीली जो दवाएं होती हैं अगर वो बेची जा रही हैं तो उनको राज्य क्या है, रोकेगा। फिर मादक द्रव्यों पर क्या है, रोक लगाएगा, ठीक है ना, शराब जैसी चीजें हैं, मादक पदार्थ। फिर ड्रग्स हो गए, ठीक है ना, ड्रग्स आदि में क्या है, रोक लगाएगा, आदि पर क्या है, रोक लगाएगा। राज्य का कर्तव्य है भाई आदि पर रोक लगाएगा। फिर आप कहेंगे कि जब हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ये चीजें दी हुई हैं तो फिर राज्य क्यों शराब के ठेके अलाउ करता है? ये बाध्य नहीं है, ये राज्य के कर्तव्य हैं और राज्य ऐसा करता है। यानी कि राज्य ऐसा इसलिए करता है कि राज्य कहता है देखो जरूरत की चीजें हैं। अब ड्रग्स है, ड्रग्स हमारी दवाइयों में आते हैं, ठीक है ना, ड्रग्स दवाइयों में आते ही नहीं आते हैं। या फिर नशीली दवाएं ना बेची जाएं, क्या कह रहा है वो, नशीली दवाएं ना बेची जाएं, मादक द्रव्य पदार्थ हैं जो वो ना बेचे जाएं। तो यानी कि वो कौन से ना बेचे जाएं, जो लोगों के स्वास्थ्य को क्या है, खराब है। अब सरकार तो ना कहती है किसी व्यक्ति से कि आप जाकर के अनलिमिटेड जाकर के पियो और आप तब तक पियो तब तक आप झूम करके नीचे ना गिर जाओ। ये तो उस नागरिक को सोचना चाहिए ना कि उसने जो इस चीज को लागू किया है वो ये थोड़ी ना कह के लागू किया है भाई आप तब तक पीते रहना तब तक आप झूम करके नीचे ना गिर जाओ। आपने कुछ लोगों निकलते हुए देखा होगा ना रास्ते से, वो इधर से ऐसे करते हो, ऐसे यूं घूमते हो और ऐसे जाते हैं, पता ही नहीं चलता है इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं। कई कई बार तो आपने देखा होगा कि पी करके और रास्ते में ऐसे हट जाते हैं कि गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा है भाई हट जा बगल को, वो नहीं हट रहा है, उसको हटा के दिखाओ, मजाल है वही हटा जाए, नहीं हटा सकता है। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, यानी कि कर्तव्य उसके होंगे कि वो इस प्रकार की नशीली दवाएं अगर कहीं पर बेची जा रही हैं या फिर ज्यादा हैवी मादक द्रव्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं तो उन पर क्या है, वो रोक लगाए। अगला है अनुच्छेद 48। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 48। और अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 हमारा कहता है गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर क्या है, रोक लगाएगा। गाय बछड़ा यानी कि जो क्या है, दुधारू पशु हैं, गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशु, अन्य दुधारू पशुओं की आपने देखा होगा कि इसी के आधार पर अनुच्छेद 48 के आधार पर, यानी कि उसमें कहा गया है गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाया हुआ। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले यूपी सरकार ने, आदित्यनाथ योगी जी, जो वहां पर जिनको कट्टी बोला जाता है, जहां पर पशुओं को काटा जाता है, उन पर बैन लगा दिया था, ठीक है ना, रोक दिए थे। यानी कि वहां पर दुधारू पशुओं को काटा जा रहा था, सभी पशुओं को नहीं, दुधारू पशुओं को। और देखिए आपने देखा होगा कई धार्मिक आस्थाओं में पशुओं पर क्या है, बलि दी जाती है, क्या है, कई धार्मिक आस्थाओं में पशुओं की बलि दी जाती है। तो वहां पर क्या कहा गया है कि यानी कि गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर क्या है, रोक लगाता है। यानी कि कोई भी अगर पशु है, अगर वो दुधारू प्रकृति का है, अगर वो दूध देता है, तो वो कोई भी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, इस प्रकार की वो बलि नहीं दे सकता है। ये राज्य प्रतिबंध करता है उनको, ये प्रतिबंधित है, यानी दुधारू पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, ये राज्य ने प्रावधान किया हुआ है। जब ये किया गया तो फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है ना, और वो आया था 42वां संशोधन था 42, और इसमें 48A जोड़ा गया।
और 48 एक क्या कहता है, यानी कि पर्यावरण व वन एवं अन्य जीवों का संरक्षण। यानी कि अब उन्होंने क्या और कह दिया, यानी कि जो पर्यावरण है क्या है, पर्यावरण व वन, और वन में कौन रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, वन एवं वन्य जीवों का क्या है, संरक्षण। यानी कि इनका क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। ये कहा 42 में संविधान संशोधन करके 48 का ए जोड़ा गया और उसमें कहते हैं कि पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों को क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, आपको ठीक ढंग से समझ में आ रहा है कि हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं। और हमारे संविधान बनाने वालों को आप देखिए कि जिन्होंने संविधान बनाया था उनकी सोच, यानी कि उनकी जो दूरदृष्टि थी वो कितनी दूरदृष्टि थी कि जब वो संविधान बना रहे थे तो उन्होंने बड़ी बारीकी से चीजों को देखा, बड़ी बारीकी से चीजों को समझा, और जब उन्होंने इन चीजों को समझा और किस प्रकार से उन्होंने इनको ऐड किया है, कुछ चीजें नहीं छूट रही हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ी उन्होंने, सारी चीजें ऐड कर दी हैं। ऐसा लग रहा है कि उस समय पर वो लोग जो बैठे थे संविधान बनाने के लिए, वो स्पेशल इस धरती पर पैदा ही संविधान बनाने के लिए हुए थे, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। हमारा संविधान इतना बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे ज्यादा अनुच्छेद हैं इसमें, तो आप देखिए इसमें कुछ नहीं छूट रहा है, लिखा है उन्होंने हाथ से। आपसे एक पेज लिखने के लिए कह दो, आपके एक पेज में हाथ दुख जाते हैं, उन्होंने पूरा संविधान लिखा है। संविधान आप पढ़ करके देखो, बड़ा प्यारा संविधान है, पर कौन पढ़े संविधान। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ ना होने वाला। आप सोचो कि हम ना पढ़ें और सब कुछ हो जाए। इस दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए चाहिए क्या, एक कमरा हो, टेबल हो, पंखा हो, बस लगे रहो पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो घर वाले भी आपके सपोर्ट होते हैं, कोई काम करने के लिए नहीं कहता। सबसे आसान काम है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 49, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि यानी कि जो हमारी विरासतें हैं, स्मारक हैं, स्मारक कला आदि का क्या है, संरक्षण करना है। क्या है, संरक्षण किया जाना चाहिए। यानी कि हमारी स्मारक हो गई, कला हो गई, स्मारक हो गई और कला हो गई, और हमारी क्या है, विरासतें। विरासतों का क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण। तो देखिए हमारे जितने भी स्मारक हैं देश के अंदर, उन सब का क्या है, संरक्षण किया जाना चाहिए। हमारी जो धरोहर हैं, यानी कि जो विरासत में हमें जो चीजें मिली हैं, या फिर जो हमारे देश की जो कला है, संस्कृति है, उन सब का क्या है, हमें संरक्षण करना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग करें। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ऑलरेडी कि कार्यपालिका और न्यायपालिकाएं अलग अलग हैं। तो देखिए बड़े स्तर पर ये अलग अलग हैं, कार्यपालिका अपना काम करती है और न्यायपालिका अपना काम करती है। लेकिन अगर हम इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं तो जो डीएम होता है वही क्या होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, और वही सरकार की कार्यपालिका काम कर रहा होता है, तो सरकार का भी व्यक्ति होता है, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, और वो न्यायाधीश भी होता है, यानी कि न्याय भी कर रहा होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को क्या करेगी, राज्य अलग अलग करेगा। यानी कि राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को क्या है, अलग अलग करेगा। ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है,
अनुच्छेद 51 कहता है यानी कि अंतरराष्ट्रीय शांति, ठीक है ना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी शांति का काम है वो राज्य के उसमें सहायता करेगा। सुरक्षा है, राष्ट्रों के बीच में अगर न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि अगर राष्ट्र हैं उनके बीच में क्या है, न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी कि एक तो क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई भाई, ठीक है। फिर दूसरा है शांति होगी, कौन सी, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। तीसरा है राष्ट्रों के बीच में क्या है, न्याय संगत क्या है, सम्मानपूर्ण संबंध, न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध बनाना। ठीक है। और अगला है इसमें ही अंतरराष्ट्रीय विवादों को क्या है, अध्यक्ष द्वारा निपटाना, सॉरी, राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंध, और राष्ट्रों के विवादों को क्या है, मध्यस्थता, यानी कि अगर राष्ट्रों के बीच में क्या है, अगर 2 या 3 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो अगर कोई विवाद है, क्या है, अंतरराष्ट्रीय लेवल का अगर कोई विवाद है, अंतरराष्ट्रीय विवाद को मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ द्वारा क्या है, निपटाना, यानी कि अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल का अगर कोई भी विवाद है उसको मीडिएटर द्वारा क्या है उसको निपटाना होगा। तो ये हमारे क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इन्हीं के बीच में एक और मुद्दा आता है कि वो मुद्दा क्या आता है कि देखिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्लेश होता है और कई केसेस हुए हैं। तो ये मुद्दा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पर हम स्पेशली बात करेंगे। एक तो ये हो गया आपका मुद्दा, इस पर हम किसी दिन बात करेंगे। एक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44, ये भी थोड़ा सा मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर भी हम किसी एक दिन बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम 2 ही ऐड करते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। इनके बीच के जो संबंध है कि जहां पर फंडामेंटल राइट है क्या वहां पर डीपीएसपी लागू होगा, जहां पर डीपीएसपी है क्या वहां पर फंडामेंटल राइट होगा, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में क्या क्या चीजें अड़ जाती हैं, क्या अड़ंगा होता है इनके बीच में। और ये विवाद बहुत रहा है, जब भी सरकार कुछ काम करने के सोचती है, कुछ नया अमेंडमेंट लेके आती है, कुछ करती है, तो वहीं पर क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट लागू हो जाता है, लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा होता है। जब लोगों के मूल अधिकारों के लिए कुछ काम किए जाते हैं तो वहां पर डीपीएसपी आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आगे कि किसकी प्राथमिकता सर्वोपरि होगी, यानी कि फंडामेंटल राइट मान्य होंगे या फिर डीपीएसपी मान्य होंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है, क्या उसको लागू कर देना चाहिए या उसको लागू नहीं करना चाहिए, यह आपकी राय होगी, ठीक है ना। और ये इस लेवल पर होगी कि वो आपकी समझ पर निर्भर करेगा, मैं कोई आपको राय नहीं दूंगा, वो आपकी समझ होगी कि क्या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखो, हमारे लिए कोई भी मुद्दा हो उसकी समझ हमें होनी तो चाहिए, हम ऐसी थोड़ी नाम लगा देंगे कि ये होना चाहिए, हमें पता नहीं है यूसीसी क्या होता है और हम वैसे सरकार से मांग कर रहे हैं कि यूसीसी लागू करो, यूसीसी लागू करो, पता तो होना चाहिए ना कि यूसीसी है क्या, उसको लागू किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।